तो बेटा क्लास 12th के हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर हम लोगों ने जो तीनों चैप्टर है ना हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के, उन तीनों चैप्टर्स को इंक्लूड करा हुआ है, यानी कि इसमें सॉल्यूशन के क्वेश्चंस भी हैं आपके, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन भी हैं और इवन आपका जो केमिकल काइनेटिक्स है उसके क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से इनको समझना क्योंकि ज़्यादा मार्क्स में आते हैं आपके पेपर में। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें कह रहे हैं कंडक्टिविटी ऑफ 2 × 10⁻³ मोलर मिथेनोइक एसिड, इसकी कंडक्टिविटी हमें दे रखी है इतनी, और कैलकुलेट करनी है मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर लैम्डा नॉट m जो है हमें मिथेनोइक एसिड का इतना दे रखा है। कैलकुलेट और भी सेकंड पार्ट में आपको कह रहे हैं डेल्टा G0 भी कैलकुलेट करना है और लॉग Kc भी कैलकुलेट करना है, और आपको रिएक्शन ये दे रखा है। और आपको पता है इन क्वेश्चनों में गिवन होती है हमें E0 वैल्यू और F की वैल्यू, तो वो दे रखा है 1 फ़ारेनहाइट दे रखा है। तो देखो हमें यहाँ पर K दे रखा है, आपको 8 × 10⁻⁵ दे रखा है, और m भी दे रखा है हम लोगों को, m लिख लो या फिर आपको कुछ जगहों पर इसको c भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा m निकालना है यानी कि k × 1000/c, k की वैल्यू हम लोगों के पास है ही, × 1000/c की वैल्यू ये रही। अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 40। ठीक है, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट जरूर लिखते जाना, साइमन cm²/मोल। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा निकालना है, तो लैम्डा m में लैम्डा नॉट m, लैम्डा m की वैल्यू ये रही, लैम्डा नॉट m तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही था, ये रहा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.099, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा आ गया हमारे पास 0.099। सेकेंड पार्ट में डेल्टा G0 निकालना था, तो उसका फॉर्मूला होता है -NF E0 सेल, और n की वैल्यू यहाँ पर ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपके पास दे रखे हैं 2 हैं, मतलब 2 आप निकाल लोगे या रिएक्शन दे ही रखा है, इससे आपको समझ में आ ही जाएगा वैसे तो कि 2 ही है यहाँ पर n की वैल्यू। और आपका f की वैल्यू दे रखी थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, और E0 सेल की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ पर, और सॉल्व करके इतना आ जाएगा। ठीक है, और Kc भी निकालना है यहाँ पर, तो माइनस यहाँ तो Kc निकालने के लिए n E0 सेल अपॉन में 0.059 होता है, तो n की वैल्यू आपकी 2, E0 सेल की वैल्यू भी दे रखी है, और आपका ये रहा 0.059, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 35.6, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से देखो 2-3 चीज़ें पूछ लेते हैं, इस तरीके से बड़ा क्वेश्चन बनाकर दे देते हैं, है सिंपल। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं और थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो ये आराम से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमें E0 सेल दे रखा है रेडॉक्स रिएक्शन के लिए इतना, और ये रहा हमारा रिएक्शन। कैलकुलेट करना है ई सेल फॉर दिस रिएक्शन, ई सेल पूछ रहे हैं यानी आपको पता है नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा आपको। राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और देखो नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन तो आता ही आता है पेपर में, पर उसको ज़्यादा और मार्क्स का बनाने के लिए क्या किया हुआ है, यहाँ पर कुछ एक रीजनिंग क्वेश्चन डाला हुआ है। तो यहाँ पर कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट निकालनी है आपको, जब एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करा आपने, लेस देन इतना या फिर ग्रेटर देन इतना करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी वो आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहला काम करते हैं, क्यों निकाला हमने, आपको पता है प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट। आपको पता है कि जहाँ पर ये सॉलिड स्टेट आ जाता है, हम लोगों को पता है कि जहाँ पर सॉलिड स्टेट आ जाता है उनकी कंसंट्रेशन 1 हो जाती है, तो उनकी कंसंट्रेशन कोई वो नहीं काम की नहीं होती हमारी। यहाँ पर आयनिक फॉर्म में जो है ना आपके पास उनकी कंसंट्रेशन आती है, यानी कि जो Mg2+ की कंसंट्रेशन है अपॉन में 0.01 यानी कॉपर 2+ की, तो इसको सॉल्व करके आ गया आपका 0.1। अब आप लगाओगे यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन, तो नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 n log Q। अब आपके पास E0 सेल भी है, आपके पास n की वैल्यू भी है, और log Q भी आपने निकाल दिया, सॉल्व करके आएगा हमारा 2.74 वोल्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, सिंस वोल्टेज अप्लाई करी आपने एक्सटर्नली वो लेस देन ई सेल है, अगर वो ई सेल से कम है तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो कैथोड से एनोड होता है। हमेशा याद रखना कि जो आपने एक्सटर्नली वोल्टेज अप्लाई करी है वो ई सेल से कम है तो आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगी कैथोड से एनोड। और सेकेंड पार्ट हमारे पास है कि एक्सटर्नल वोल्टेज जो अप्लाई करी है वो अगर ई सेल से एक्सीड कर जाएगी यानी उससे ज़्यादा आएगी तो हमारा फ्लो ऑफ करंट होगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो अब थर्ड वाले पे आते हैं। इसमें कह रहे हैं स्टडी करंट ऑफ 2 एम्पेयर वॉज पास थ्रू 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। एक 2 एम्पेयर का करंट आपने पास करा है 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से एक्स और वाई से, कनेक्टेड इन सीरीज कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट FeSO4 ZnSO4 अंटिल 2.8 ग्राम ऑफ Fe डिपॉजिट एट द कैथोड। आपने वही करंट पास करा, उसके बाद क्या है तब तक करा जबकि 2.8 ग्राम ऑफ आयरन जो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे सेल एक्स की। और कह रहे हैं हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितनी देर तक करंट फ्लो हो रहा होगा इस चीज़ के लिए। और सेकंड पार्ट में आपको पूछा गया कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक डिपॉजिट ऑन द एट द कैथोड ऑफ सेल वाई। तो जिंक जो है कितना डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड
कैथोड पे, जो कि सेल वाई के, और बाकी मोलर मास गिवन है हमें यहाँ पर। तो आपको गिवन है कि आई इज इक्वल टू 2 एम्पेयर दे रखा है, वेट एक दे रखा है, और दूसरा आपको वेट का फॉर्मूला पता है E/F इंटू क्यू। अब देखो वेट हमें दे रखा है, ई की वैल्यू भी हमारे पास है 28, ठीक है, और एफ की वैल्यू तो आपके पास होती ही है, और यहाँ से आप चार्ज निकालोगे यानी क्यू निकाल लोगे, तो क्यू की वैल्यू आ गई 9650, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से भी अमाउंट ऑफ चार्ज निकाल सकते हो, वैसे अब ध्यान रखना ये हमें दे रखा है ऐसे इस तरीके से इक्वेशन होगी, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से हमारा Fe सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 प्लस है तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो फिर ये सॉलिड स्टेट में बन गया। अब देखो 96500 इंटू 2 कूलम ऑफ चार्ज हमें चाहिए, ताकि डिपॉजिट होगा हमारा 50 ग्राम ऑफ आयरन। अब देखो ये भी हमने निकाला ना, तो 9650 कूलम ऑफ चार्ज चाहिए हमें डिपॉजिट होने के लिए, तो उसका वेट है 2.8 ग्राम। तो चार्ज Q इज इक्वल टू IT होता है फॉर्मूला हमारा, तो यहाँ से T निकालोगे तो Q अपॉन में I हो जाएगा, यानी कि 9650 अपॉन में 2, सॉल्व करके 4825 सेकेंड्स, ठीक है। अब फैराडे लॉ का लॉ जो है, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसका यूज़ करना है, तो हम कहेंगे जो W1 है यानी वेट ऑफ Fe डिपॉजिट अपॉन में W2 यानी कि वेट ऑफ जिंक डिपॉजिट बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फैराडे का सेकंड लॉ है, ठीक है। तो बस वो वैल्यूज़ को आपने यहाँ पर पुट करा, और यहाँ से हमने W2 की वैल्यू भी निकाल दी, यानी कि हमने वो निकाल दिया कि कितना वेट ऑफ जिंक डिपॉजिट होगा, ये तो यानी कि वो जगह कितना होगा 3.265 ग्राम। सेकेंड पार्ट में हम लोगों को ये ग्राफ दे रखा है, ग्राफ में क्या है कि आपके पास मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा m और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन दे रखा है, ये कर्व बना कर दे रखा है, ये कोई A इलेक्ट्रोलाइट है और B इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब इसको देख के आपको आंसर बताने हैं कि प्रिडिक्ट करना है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट A और B का नेचर कैसा है, और क्या होगा अगर आप एक्सट्रापोलेशन ऑफ लैम्डा m टू दी कंसंट्रेशन अप्रोचेज 0, तो कंसंट्रेशन अगर अप्रोच करके 0 इलेक्ट्रोलाइट A और B की, तो क्या होगा एक्सट्रापोलेशन में ऑफ लैम्डा m। तो सबसे पहला तो क्या था कि इन दोनों का नेचर बताना है। ध्यान से कर्व को देखोगे तो एक कर्व आपको दिखेगी स्ट्रेट डाउनवर्ड कर्व, और दूसरी दिखेगी इस तरीके से। तो हमारा जो A वाला है ना, जो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट A है वो डिनोट करेगा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, जबकि जो B है वो डिनोट करेगा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को, क्योंकि वो कर्व को देख के हम पहचान सकते हैं। अब अगर एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ लैम्डा हमने करा और इनकी कंसंट्रेशन अगर अप्रोच टू 0 होगी, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर इनकी कंसंट्रेशन अप्रोच कर रही है 0 तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, और इससे क्या है हमारे पास लैम्डा नॉट m की वैल्यू मिलेगी, जिसको हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूजन कहते हैं, ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, देखो ये बता दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ, आपको लैम्डा नॉट m की वैल्यू मिलेगी, पर वो जो मोलर कंडक्टेंस है वो इनफाइनाइटली डिल्यूजन पे होगा। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वहाँ पर लैम्डा m जो है ना, यहाँ पर हम कह रहे थे लैम्डा m की कंसंट्रेशन अप्रोच कर रही है 0 यानी कम हो रही है, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्डा m की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ करती है, डाइल्यूशन करते हो आप तो इसलिए लैम्डा नॉट m जो है हमें नहीं मिलता इस केस में, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि जब भी आप एक्स्ट्रापोलेशन करते हो तो लैम्डा m स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होती है, अप्रोचेस टू 0 हो जाती है, ठीक है। और ध्यान रखना ये आपका इनफाइनाइट डिल्यूशन भी कहीं ना कहीं इसमें होता है। और जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो लैम्डा m की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, जिससे हमें ये एक्स्ट्रापोलेशन नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि वाई इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl सोल्यूशन ज़्यादा होता है 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन से। अब ये आप समझ रहे होंगे ये भी कौन से चैप्टर का है, ये हमारा सोल्यूशन चैप्टर का है। तो NaCl हमें देखो अब यहाँ पर बताना है, तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, हम सब जानते हैं, जिसका वेंट हॉफ फैक्टर जो है वो 2 होता है, जबकि ग्लूकोज एक कोवलेंट कंपाउंड है। आपको दोनों में फ़र्क पता होगा अच्छे से। दैट डज नॉट अंडरगो डिसोशिएशन, जिसका डिसोशिएशन नहीं होता। हमें पता आयनिक कंपाउंड ही है जो डिसोशिएट होते हैं, पर जबकि कोवलेंट कंपाउंड डिसोशिएट नहीं होते। एंड हैज़ वेंट हॉफ फैक्टर जो होता है उसका 1 होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोलैलिटी के और वेंट हॉफ फैक्टर के। एज अ रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl ज़्यादा होता है 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन से, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यही याद रखना है, आपसे पूछा है ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl सोल्यूशन ज़्यादा क्यों होता है 1 मोलर ग्लूकोज से। तो सबसे पहली चीज़ कैसे कंपाउंड है, तो आप बता दोगे कि जो हमारा NaCl है वो क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है जिसका वेंट हॉफ फैक्टर जो होता है वो 2 होता है। ग्लूकोज 1, जबकि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज आपका एक कोवलेंट कंपाउंड है जो कि डिसोशिएट ही नहीं होता, इसलिए इसका वेंट हॉफ फैक्टर जो है वो 1 होता है।
और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी के भी होता है और वैन हॉफ फैक्टर के भी होता है, ठीक है। तो यही रीजंस हैं जिसकी वजह से जो बोलो आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl ज़्यादा है ग्लूकोज से, 1 मोलर ऑफ ग्लूकोज से। और सेकंड पार्ट में इसमें पूछा है कि एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है आपके पास X, जिसका मोलर मास दे रखा है हमें, व्हेन डिजॉल्व इन 78 ग्राम ऑफ बेंजीन रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर, तो उसका वेपर प्रेशर को रिड्यूस कर देता है 90% तक। तो कैलकुलेट करना है मास ऑफ X डिसोल्व इन सोल्यूशन। तो आपको ये फॉर्मूला तो पता ही है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है P0 माइनस PS अपॉन में P0 इज इक्वल टू X2, और X2 पता है आपको मोल फ्रैक्शन, तो हम इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर आप Na और Nb ये मोल्स हैं, इनको भी निकाल लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो Na और Nb निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। इस तरीके से Na और Nb निकाल लो आप लोग, आपको दे ही रखा है, मोलर मास तो आपके पास है ही, तो आप आराम से इनको निकालोगे। गिवन मास देखो, इसका गिवन मास हमारे पास ज़्यादा नहीं है, पर यहाँ पर तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने P0 माइनस PS वैल्यू डाल दी, और यहाँ पर आ जाएगा W अपॉन 50 और 50 + 1 ऐसे करके। तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो है ना एट द एंड आंसर आ जाएगा 5.55 ग्राम, ठीक है। एक बार आप सॉल्व करो फिर बताना कोई दिक्कत आए तो। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट करना है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ MgCl2। आपको कैलकुलेट करना है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन किसी सोल्यूशन का जब आप ऐड करोगे 10 ग्राम ऑफ MgCl2 टू 200 ग्राम ऑफ वाटर, और एज्यूम करना है MgCl2 एक कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। तो Kb फॉर वाटर हमें दे रखा है और मोलर मास ऑफ MgCl2 दे रखा है। तो आपको फॉर्मूला पता है डेल्टा TB इज इक्वल टू IKBM। I की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पर M की वैल्यू निकालनी है तो WB इंटू 1000 अपॉन में MB इंटू W आ जाएगा, और TB की वैल्यू निकालने के लिए वही फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करके हमारी वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कह रहे हैं रिएक्शन दे रखा है आपको, ये कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन अगर रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5 हमारे पास इतना है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कहाँ का है, आपको पता है रेट ऑफ डिसअपेरेंस दे रखा है, तो सिंपल सी बात है ये हमारा क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है। बाकी मैंने अभी आपको सॉल्यूशन का क्वेश्चन कराया, उससे पहले केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का करवा दिया, अब ये वाला हमारा किसका है, केमिकल काइनेटिक्स का है, ठीक है। तो अब आप देखो हमें गिवन है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5 दे रखा है। अब रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है डिसअपेरेंस है इसलिए नेगेटिव आएगा, हाफ चेंज इन N2O5 अपॉन में डेल्टा T। तो आपके पास वैल्यू है, आप सॉल्व करके सीधा आंसर निकाल दो इसका। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिराइव द रिलेशनशिप T99% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T90। आपको डिराइव करनी है रिलेशनशिप, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% रिएक्शन जो है हम निकाल देंगे। उसके लिए फॉर्मूला लिख दिया हमने T99 के लिए 2.303 अपॉन में K log A0 अपॉन में A। T99% इज इक्वल टू ये आपने वैल्यू डाल दी है, देखो A0 हो गया 100 और A आपका आ जाएगा 100 माइनस 99, क्योंकि 99 के लिए निकालना था। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो log 100 आ जाएगा, और आपको पता है log 100 मतलब log 10 की पावर 2, तो आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा log ऐसे 2 log 10 और log 10 होता है 1, यानी ये 2 आ जाएगा। देखो सिंपल 2 आ गया, 2.303 अपॉन में K, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन, अब 90% के लिए फॉर्मूला लिखाएंगे तो ये 90% के लिए ये रहा 100 अपॉन में 100 माइनस 90। अब यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा log 10 वैसे ही 1 होता है, तो आपका ये 1 आ गया, ये आपके सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को डिवाइड करोगे, क्योंकि देखो अब डिवाइड करोगे तभी आप रिलेशन निकाल पाओगे। तो T99 अपॉन में T90 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिलेशन आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको एक बार ट्राई करो, कोई दिक्कत है तो मुझे बताना, पर ये फिजिकल केमिस्ट्री के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये करने बहुत ज़रूरी है आपके लिए।